गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। यदि आपको प्रोनाउन को समझना है तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ी वीडियो उसको आप पहले समझिए, इसके बाद ही आप ये सेकंड पार्ट को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बारे में बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता चुका था। इसके बाद अब हम देखते हैं। ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ था, और इसमें मैं आपको हिंदी मीनिंग के साथ सभी प्रोनाउंस की हिंदी मीनिंग के साथ बताया हुआ है। आपको इस टेबल में सभी प्रोनाउन, जितने भी हमारे प्रोनाउन है, सभी प्रोनाउन को बताया गया है। चलिए अब हम आगे समझते हैं इसे। आप लेकिन ये है कि आप इसे नोट्स कर लीजिए एक एक चीजें, ठीक है ना। आपको ये टेबल यदि समझ में आ जाती है तो आपको फ्यूचर में कभी भी कोई भी डाउट आपको प्रोनाउन को लेके नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसे याद करना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट है, आपको उसको जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, चलते हैं हम आगे। चलिए अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। अब इसका यूज कहाँ करना है, ये चीज अब हम समझते हैं। यूज फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंक। क्या लिखा है यहाँ पर, यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग। इसका मतलब क्या है कि कम से कम मिनिमम इसमें दो आदमी तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। दो आदमी से कम नहीं होना चाहिए, तभी हम ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट कैम लेट। इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक 5 स्टूडेंट लेट आए हुए हैं, ठीक है। मतलब पांचों के 5 लेट आए हुए। ईच का प्रयोग कहाँ होता है, प्रत्येक के लिए, ठीक है ना। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं आइदर को। आइदर, आइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से एक। आइदर का यूज हमेशा कहाँ होता है, दो के बीच में किया जाता है। यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन और थिंक, मतलब कि या दो आदमी और दो वस्तु, किसी भी दो वस्तुओं के बीच में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर टू पेन्स, देयर आर टू पेन्स, आइदर इज ब्लैक। देयर आर टू पेन्स, आइदर इज ब्लैक। इन दोनों पेन में से एक पेन क्या है, ब्लैक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। आइदर क्या होता है, आइदर का यूज कहाँ करेंगे, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ईच भी हमने पढ़ लिया। ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। आइदर का यूज क्या होता है, आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक। सिर्फ आइदर का यूज दो के लिए किया जाता है। और अब आते हैं हम नाइदर में। नाइदर का यूज भी हमेशा दो के लिए ही किया जाता है, दो पर्सन हो या दो वस्तुएं हो, ठीक है ना। बस उसमें कंडीशन क्या होती है कि हम जब दो की बात कर रहे होते हैं तो दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। हम यहाँ पर क्या बता रहे थे, आइदर में दो में से एक की बात चल रही थी, अब यहाँ पर क्या हो रही, दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर का यूज हम कहाँ करेंगे, जब दो के बीच में बात हो रही हो, या दो वस्तुएं या दो पर्सन की बात चल रही हो, जब दोनों में से हम दोनों के ही ना की या निगेटिव रिस्पॉन्स निकल रहा हो, तब हम क्या बोलेंगे, नाइदर, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे, नाइदर। यूज्ड फॉर ओनली टू पर्सन और थिंग। ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम चलते हैं इसका एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नाइदर ऑफ द टू क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, मतलब कि दोनों में से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, दोनों में से कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो अब हम ये चीज तो अभी मैं आपको बता रहा था कि आइदर और नाइदर में डिफरेंस बताऊंगा। तो आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। और नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं। नन का यूज कहाँ किया जाता, यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू पर्सन और थिंक। नन का यूज कहाँ किया जाता है, दो या दो से अधिक के लिए। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। नन ऑफ द 5 क्रिमिनल्स हैज बीन अरेस्टेड, मतलब 5 अपराधियों में से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। ईच का प्रयोग कहाँ होगा, आइदर का कहाँ होगा, नाइदर का कहाँ किया जाएगा और नन का कहाँ किया जाएगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है।
तो इसे आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं वो तो आपको पहले भी जानकारी है, आप पहले से भी ये चीज अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ। या सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य सब्जेक्ट पर वापस रिफ्लेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, इस बात को ध्यान से सुनना और इस बात को समझना है। यदि स्वयं की बात, यदि मैं खुद बोल रहा हूं और वहां पर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वहां पर क्या यूज किया जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं आगे। आई इंजॉयड इन द लास्ट नाइट, तो यहां पर क्या आएगा? आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द लास्ट नाइट। यहां पर इंजॉय कौन कर रहा था? खुद ही कर रहा था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वह स्वयं क्या कर रहा था? इंजॉय कर रहा था। वह स्वयं इंजॉय कर रहा था। जब वह खुद अपनी बात खुद ही बोल रहा है तो वहां पर क्या कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा हमारा प्रोनाउन यूज होगा वहां पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द लास्ट नाइट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, इसे नोट कीजिए। इसे आप फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, चलते हैं हम आगे, फिर हम समझते हैं इसके आगे और भी हमें समझना है, क्योंकि आज हम प्रोनाउन वाली क्लास जो है हमारी उसे खत्म भी करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना, इसके बाद जो भी क्लास आएगी हमारी वो होगी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ये हो सकता है कुछ लोग ये फर्स्ट टाइम ही सुन रहे होंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसके बाद हम सिंपल सेंटेंस में हमारे सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें अपन समझेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए रूल नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। इसके हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को क्या कर रहा हूं? तकलीफ दे रहा हूं या खुद को क्या दे रहा हूं? कष्ट दे रहा हूं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू हैव डन योर सेल्फ, तुम्हारी बात तुम्हारे ही द्वारा बोली जा रही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और इसे समझते हैं। हमारा रूल नंबर सेकेंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमारा क्या है? रूल नंबर सेकेंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये चीज भी आपको इसे नोट कर लेना, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है ना, तो इसे नोट कर लेना और समझना है। ये जो हमारा सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस सही है? माई सेल्फ इज मिस्टर धर्मेंद्र कुमार, ये सेंटेंस सही है? मैं कहता हूं ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही नहीं है। ठीक है ना, हमारा सेंटेंस क्या है? गलत है। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्टिव के रूप में या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्टिव के रूप में यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या आएगा? आई एम मिस्टर धर्मेंद्र कुमार। इस सेंटेंस में हमें समझना है विकास एंड यूर सेल्फ आर फ्रेंड। अब ये बताइए, विकास और यूर सेल्फ ये कभी फ्रेंड हो सकते हैं क्या? अब मतलब इस चीज को ये समझना है, हमारा जो विकास है और यूर सेल्फ ये क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? क्या है ये? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कभी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा? यू। विकास एंड यू आर फ्रेंड, विकास एंड यू आर फ्रेंड्स। चलिए अब हमारी ऐसी कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हमेशा
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है बाय कंडीशन, जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो तब। यदि हमारे वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा तो वहां पर क्या यूज होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो उनमें से हमारी कुछ वर्ब हैं। सबसे पहले तो आप इन सभी वर्बों को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको यह पता होगा कि कोई हमारी इन वर्बों के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज किया जाता है। ठीक है ना? इसे नोट कीजिए आप। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है ना? और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास के बाद हम ये जो हमारी प्रोनाउन की हमारी सेकंड क्लास है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में हम देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिंपल सेंटेंस को समझना। यदि आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सिंपल सेंटेंस सीखना बहुत जरूरी है, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है ना? तो हम पढ़ेंगे इसके आने वाली क्लास में, हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। आपको स्पोकन इंग्लिश वाला चैनल में बने रहना है। हम इसके बाद बहुत कुछ नई नई चीजें हम मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं हम आगे। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ। आपके सामने स्क्रीन में मैंने आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा सही सेंटेंस है। ही इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक टू द डीएम। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम। ये वाला जो हमारा ही इंट्रोड्यूस, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर है? नहीं है। यहाँ पर है क्या? नहीं है। यदि वर्ब का हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या आना था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यहाँ पर क्या यूज होगा हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना? He introduced himself to the DM. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। दे अवॉइड ऑफ द डिस्काउंट। क्या यह सेंटेंस सही है? क्या हमारी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना? तो क्या बनेगा हमारा? दे अवॉइड देमसेल्व्स ऑफ द डिस्काउंट। दे अवॉइड देमसेल्फ ऑफ द डिस्काउंट। शी absented फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक। यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की ये क्या है? वर्ब। अब वर्ब के बाद यहाँ पर ये हमारा जो फ्रॉम है, ये क्या आ गया हमारा? प्रोपोजिशन। क्या है? प्रोपोजिशन। यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा? ऑब्जेक्ट। वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट तो आएगा, मगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो क्या यहाँ पर आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर सेल्फ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सी absented फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ हमारी जो प्रोनाउन वाली क्लास है जो खत्म होती है, इसके बाद हम सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।